नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वननेस क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछला जो हमारा वीडियो आया था पार्ट 1 और पार्ट 2, उन पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने क्या देखा था? वर्ण चैप्टर को हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था, वर्ण विचार को, है ना। पार्ट 1 जो हमारा वीडियो था उसमें क्या हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होता है, उच्चारण के आधार पे, है ना, श्वास वायु के आधार पे, कंपन के आधार पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब पार्ट 1 वीडियो और जो पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा उसी का हम यहाँ पे क्या करने वाले, रिवीजन, है ना। उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे पहले हम लोग उच्चारण स्थान देखने वाले हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं वर्ण से पूछता है तो आपको उच्चारण स्थान से पूछा जाएगा। इसलिए उच्चारण स्थान को बढ़िया से याद रखना है। जब तक आपका उच्चारण स्थान अच्छे से याद नहीं रहेगा तब तक आपका मतलब कि वर्ण टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमने इस वीडियो में सबसे पहले उच्चारण स्थान को कवर किया है और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार का उच्चारण स्थान देखेंगे कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, क का कहाँ से होता है और म का कहाँ से होता है, और स से जितना भी हमारा वर्ण है, चाहे वो स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, अनुस्वर हो, विसर्ग हो, है ना, उन सब का हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थान। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उच्चारण स्थान को। तो हमने उच्चारण स्थान को 3 कैटेगरीज में 3 हमारा बॉक्सेस बना हुआ है। पहला बॉक्स में हमने लिखा उच्चारण स्थान, दूसरा वर्ण में लिखा हुआ वर्णों का नाम, दूसरा जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा गया, वर्णों का नाम, और तीसरा जो हमारा वर्ण है उसमें लिखा हुआ उच्चारित वर्ण। तीसरा में क्या लिखा गया है, उच्चारित वर्ण, मतलब कौन कौन सा वर्ण। अब मैंने सबसे पहले चलते हैं कंठ, है ना, कि कंठ से किसका उच्चारण होता है। कंठ मतलब कि कंठ हमारा जहां से आवाज आती है, जैसे हम बोले आ, तो आ और आ का उच्चारण स्थान क्या हमारा है, कंठ, और इसको कौन सा वर्ण कहते हैं, तो कंठेय वर्ण कहते हैं। आ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। इसके अलावा जो कवर्ग है, कवर्ग मतलब क्या, क छ ये सब पूरा, है ना। कवर्ग मतलब कि क, है ना, कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ और अंग, ये सब का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इन सब का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है ना। याद रहेगा ना, तो हमें याद रखना है कि आ कवर्ग, ह और अनुस्वर्ग नहीं, विसर्ग। विसर्ग मतलब दो बिंदु, आह बोलते हैं ना कि आ, जैसे कि दुख है तो दुख लिखते हैं तो 2 को पॉइंट मारते हैं ना, तो ये जो हमारा 2 पॉइंट मारते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या होता है, वो विसर्ग। दूसरा पॉइंट हमारा है तालु। आखिर तालु किसे कहते हैं, तो तालु का उच्चारित वर्ण कौन सा है, तालु से कौन कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है, ई चवर्ग, च छ ज झ इया, या और स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तालु याद रखना है, तालु से उच्चारित कौन सा, ई चवर्ग, या और श। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित वर्ण कौन कौन सा है, तो री से क्या होता है, ऋषि, है ना, तो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, है ना। इसके अलावा कौन सा वर्ण होता है, तो टवर्ग होता है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ट से टमाटर, है ना, तो इसका उच्चारित वर्ण क्या है, मूर्धा। ठीक है, ऐसे हमको चीज समझ में नहीं आया, लेकिन समझने में बड़ी कंफ्यूज होगा। मूर्धा, मूर्धा मतलब कहाँ से आवाज निकलता है, मूर्धा अंदर से ओकर कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद कर लो कि तालु से याद होता है कैसे लेकिन के समझाओ। अब मान लो ये कंठ तक, कंठ से बता दिए आ, यहाँ से आवाज निकल रहा। मूर्धा मतलब तालु मतलब नीचे सटना और मूर्धा मतलब ऊपर सटना, यही सब तो बात बताना है। चलो ठीक है, उतना हम समझे थे, लेकिन उतना समझे तो और कन्फ्यूजन बढ़ा है।
देखो मूर्धा है ना, तो मूर्धा में कौन कौन सा होता है, री, टवर्ग, श और र, है ना। मूर्धा मतलब कि जीभ सट जाना, ठीक है। तो सट के जैसे कि री, ट, ठ, ड, है ना, तो इसमें मूर्धा वर्ण होता है। तो मूर्धा का उच्चारित वर्ण कौन कौन सा है, री, टवर्ग और श और ह। इसके अलावा क्या, दंत। तो दंत अर्थात दांत। दांत मतलब कि दंत या दांत की सहायता से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो टा वर्ग से, है ना। यहाँ पे ता वर्ग है, टा वर्ग। इसके अलावा ल और श, टवर्ग में, टावर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ना पूरा शामिल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ल और स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। इसके अलावा क्या, ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात हमारा ओठ है ना। हम ओठ से जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे कि बोलो तो ऊ, ऊ, अगर हम ऊठ, हमारा ओठ जो हमारा है वो मूवमेंट कर रहा है, ऊ। मुंह बिना ओठ बने लिए कोई ऊ बना बोल सकता है, नहीं। जब भी हम बोलते हैं कि ऊ, ऊ, देखो तो मेरा मुंह बन रहा ना, ऊ, थोड़ा अजीब बनता है मुंह। इसी अलावा देखो पा, तब पा बोले लगी, बताओ तुम लोग बोल के प्रैक्टिस करो तो कि पा बिना ओठ सटैले पा बोलना है, बोल सकता है कोई, बोलो, है ना। बोल के देखो तो पा, फा, बा, भा, मा। अब बताओ कि पफा बबा मा में कोई ऐसा वर्ण है जो बिना ओठ सटैले बोल दिए, नहीं ना। तो इसके उच्चारण किसकी सहायता से होता है, ओष्ठ की सहायता से। ओष्ठ अर्थात हमारा क्या, ओठ। ओष्ठ मतलब कि ओठ, याद रहेगा ना। चलो इसके अलावा क्या, नासिक। नासिक के वर्ण, इसका उच्चारण अनुस्वर और चंद्रबिंदु, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब क्या होता है, अड़ा, इया, ना, ये सबको पंचमाक्षर कहते हैं। तो अनुस्वर, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर। इसके अलावा कंठ और तालु दोनों की सहायता से, क और तालु, है ना, कंठ और तालु दोनों की सहायता, जैसे कि बोलो कि ए, तो ए की जो उच्चारण है वो कंठ से भी हो रहा है और तालु से भी हो रहा है। तो ए जो बोलते हैं वो क्या हो जाता है, कंठलाभ्य वर्ण। मतलब कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है किसका, ए और ए का। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। इसके अलावा क्या, ओष्ठ, है ना, कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है, तो ओ और औ का। ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और ओष्ठ। जैसे बोलते ओ, अब ओ बोलने के क्रम में हमारा कंठ से आवाज निकल रहा है। इसके अलावा ओ बना बोलने क्रम में हमारा ओठ भी मूवमेंट करता है, ओ, औ। ओठ बिना मूवमेंट के लिए होता है नहीं। ओ और औ बोलने के क्रम में हमारा ओठ मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि कंठलाभ्य वर्ण है, कंठ और ओष्ठ, याद रहेगा। इसके अलावा हमारा क्या, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो इससे केवल और केवल एक वर्ण उच्चारित किया जाता है, व, याद रहेगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। कंठ से कवर्ग, तालु से चवर्ग, मूर्धा से टवर्ग, दंत से टावर्ग, ओष्ठ से पावर्ग, याद होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण के, जैसे कि आ और आ, तो आ और आ का उच्चारित स्थान क्या है, आ और आ का उच्चारित स्थान हमारा क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ। इसके अलावा ई और ई का क्या था, तालु। री का क्या, मूर्धा, है ना। ऊ का क्या, ऊ और ऊ का ओष्ठ, याद रहेगा। री का हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। ए का क्या, कंठोष्ठ। कंठ प्लस तालु, कंठलाभ्य वर्ण, कंठ प्लस तालु ए और ए, कंठ प्लस ओष्ठ ओ और औ। और वा का क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ, मतलब क्या, दंतोष्ठ, याद रहेगा। अब देखो ध्यान से, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टॉपिक से अगर जिसको ये एगो छोटा सा चार्ट याद हो गया, अपना अपना नोट कॉपी निकालोगे और नोट कॉपी निकाल के और सबसे पहले पूरा ही नोट कॉपी पर लिखना है। और नोट कॉपी पर लिखने के क्रम में इसको ध्यान से उच्चारित कर करके लिखना, कि बोलना कि आ, कहाँ से आवाज आ रहा, कंठ से। ई, अब ई बोलने के क्रम में हमारा कंठ से ऊपर जो हमारा थोड़ा सट रहा ना तालु, तो वही तालु से आ रहा है। मूर्धा ऊपर सट जाना चाहिए, री, टा, ठा ऊपर सट रहा ना, मूर्धा। तो ये उच्चारित कर कर के हमको प्रैक्टिस करना है और इस चार्ट को पूरी तरह से याद करना है। याद होगा,
नहीं याद होगा तो 3 नंबर चला गया। 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% कंफर्म क्वेश्चन आवेगा। अभी इतना छोटा चार्ट मात्र 1 पेज का है, इसको याद कर लोगे 3 नंबर 2 नंबर कंफर्म। इससे क्वेश्चन पूछना तय होता है। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए उच्चारण स्थान को याद रखना है। जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। कॉपी निकाल के इस पूरे उच्चारण स्थान को, वर्णों के नाम और उच्चारित वर्ण, अब देखो इसको थोड़ा ना भी याद करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये जो हमारा है इसको और इसको अति आवश्यक है इसे याद करना, ठीक है। तो कॉपी पर उतार लो, उसके बाद याद करो। चलो तो अभी हम लोग आगे अब देखेंगे क्या हम बताए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा वर्ण विचार चैप्टर से, पूरा वर्णमाला चैप्टर से बनता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन बनाया है कि भाषा के मूल ध्वनि को क्या कहते हैं। आंसर में चलो जल्दी से 5 सेकंड का समय है, इसके लिए जल्दी से बताना है। 1 2 3 4 एंड 5, है ना। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या होगा। आंसर हम बता चुके हैं, क्या होगा आंसर, वर्ण, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो भी येलो कलर से हम पेंट कर दे रहे हैं वही हमारा क्या है, आंसर। तो भाषा के मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, भाषा के मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। याद रहेगा, जैसे कि मूल ध्वनि जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जैसे हमने बताया था थ्योरिकल समय में कि हमारा क, है ना, क में क्या कर देना, हलंत लगा देना है। हलंत लगाने के बाद इसके अलावा च, है ना, च में भी हलंत लगा देंगे। आ, तो ये सब में ये आ इस सबको हम खंड टुकड़ा कर सकते हैं नहीं। तो जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलो जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से, जितना भी लेकिन देख रहा सब कमेंट करके बतावेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हमने थ्योरी में बताया था ना पार्ट 1 वीडियो में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। बहुत सा बच्चा सही भी बता रहा होगा। चलो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा ना। चलो कौन कौन सा होता है ये भी बता देते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद रहेगा ना कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के, तो 2। कौन कौन, तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। अब लघुत्तम मतलब कि छोटा से भी छोटा, सबसे छोटा भाषा का क्या हो जाएगा इकाई, वर्ण कहलाएगा, है ना। आंसर में सब बताते जाएगा, कमेंट करके बताना है सबको कि क्या आंसर होगा। भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा के लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, याद रहेगा सबको ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण है। अब बताओ राम, हमने वर्ण की परिभाषा बताया था कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब राम में र प्लस आ प्लस, है ना, आ प्लस म, अभी कहाँ से हो रहा है। अब राम को तो हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं ना, तो राम हमारा नहीं होगा। लेकिन आ देखो, आ को खंड टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको भी खंड टुकड़ा कर सकते कि आ प्लस प, आप, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ क्यों होगा, क्योंकि आ को हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, वर्ण मूल्य रूप है, भाषा का मूल्य रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण शब्द को कहते हैं, बिल्कुल नहीं। शब्द मतलब क्या, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ वर्ण कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ध्वनि, ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज,
ध्वनि मतलब आवाज। अब जो हमारा साउंड, जो आवाज, मूल आवाज है, जैसे कि आ, ये सब क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ध्वनि। आंसर हमारा क्या है? ध्वनि। ठीक है, वाक्य नहीं होगा और शब्द भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। 13 कोई नहीं मारेगा, बहुत सारा, लेकिन 13 अगर बता रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत है ना। हम लोग 13 पढ़ते, हमने 13 इसलिए ऑप्शन ही नहीं दिया। कुछ लोग 12 मार देगा, लेकिन 12 भी नहीं होगा। ठीक है ना। आंसर हमारा एक्चुअल आंसर सही कौन है? तो 11। हमारा 11 क्या है? सही आंसर है। याद रहेगा ना। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। कन्फ्यूजन कुछ नहीं रखना चाहिए कि 13 होता है, बिल्कुल 11 होता है। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अब दोस्तों स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 10। हमने बताया था कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आंसर क्या होगा? 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। याद रहेगा ना। चलो, याद होना चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताना है ना। जिसका उच्चारण क्या होता है? कम समय लगता है जिसके उच्चारण में। तो री के उच्चारण में कम समय लगता है। री हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। याद रहेगा। ई यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ा आ है, ऊ है, ये सब नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन बोल सकता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर, कमेंट करके जवाब दो सब जल्दी से। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं। मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर। याद रहेगा ना सबको? ठीक है, याद होना चाहिए सबको कि मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को। या एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? तो एक मात्रिक स्वर भी किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। याद रहेगा, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो कितनी है संख्या? जल्दी से कमेंट करके सब बताओ। आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 4। बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन होगा? तो अ, ई, ऊ और री होगा। क्या होगा? अ, ई, अ, ऊ और री होगा। याद होना चाहिए। ये चारों किसकी संख्या? ह्रस्व स्वर है। अ, ई, ऊ और री क्या है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो कहता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं सभी बताएंगे कि जल्दी से। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। कितना सा होता है आंसर? 7। आंसर याद रहेगा, 7 होता। कौन कौन सा होता भाई? देख लो ये भी। आ, ई, ऊ, ए, ओ, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। ह्रस्व दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। याद रहना चाहिए सबको। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। निम्नलिखित में एक प्लुत स्वर, निम्नलिखित में कौन प्लुत स्वर है? अच्छा यहाँ पे गलत हो गया। निम्नलिखित में प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से बच्चा लोग। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? कौन नहीं? प्लुत स्वर की संख्या बताना कितनी है? तो प्लुत स्वर की संख्या 1 है। अब वो भी कौन है ये भी बता दो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ओम को कहते हैं। हमारा ओम क्या है? प्लुत स्वर है। याद रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में
कौन प्लुत स्वर है? तो ओम है। अब प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों आ बोलो तो आ कहां से आवाज आ रहा है? जल्दी बताओ, आवाज कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। आ कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है ना। बोलो तो आ, मुंह खुल जा रहा पूरा, आवाज कहां से आ रहा है? कंठ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ध्यान से देखो, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से बोलो तो ऊ, ऊ, ओष्ठ, ऊ बोले ओठ का मूवमेंट हो रहा है। ऊ बोल के देखो तो सब ऊ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखो दीर्घ स्वर यहाँ पे अ होगा, ई होगा कि ई होगा कि ऊ? तो यहाँ पे ई होगा। ये बाकी जो 3 ऑप्शन है वो ह्रस्व स्वर है। क्वेश्चन क्या बोला? दीर्घ स्वर कौन है? तो दीर्घ स्वर कौन है? ई। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर बताना। ह्रस्व स्वर नहीं है, ध्यान से देखो, ह्रस्व स्वर है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं है। लेकिन बड़ी भारी मिस्टेक होता है, सबसे सोचता है निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है, मार के आ जाएगा कोई ऑप्शन। ह्रस्व स्वर नहीं है तो नहीं कौन है? बड़ा ऊ, है ना। ऊ क्या है? ह्रस्व स्वर नहीं है। ऊ बोलने में ज्यादा समय लगता है ना। ह्रस्व स्वर बोलने में क्या होता है? ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो बोला निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है, मतलब कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आखिर कौन है भाई? तो ऊ है, याद रहेगा। निम्न में कौन प्लुत स्वर है? तो प्लुत स्वर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओम। हम पहले ही बताएंगे प्लुत स्वर कौन है? ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन वन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वन की संख्या 33, 35, 42 या 55? तो आंसर होगा हमारा 33। बहुत सा बच्चा इसमें गलत करके आ जाता है, ठीक है ना। एक में बहुत सा लेकिन मार देता 35, कोई मारता 36, कोई मारता 37। ध्यान देखना, देखो कौन कौन। स्पर्श व्यंजन वाला 25, अंतस्थ व्यंजन का 4 और उस व्यंजन का 4। 25 और 8 कितना होता है? 33। तो स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन वन की संख्या कितनी होती है? 33। अब इसमें हमने बता दिया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ का 4 और उष्म का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने बता रहा था कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। कौन कौन? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यंजन का प्रकार नहीं है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अच्छा स्पर्श व्यंजन 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा हुआ ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है? व्यंजन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे छूट गया है, 25 कर लेना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। कितना होता है? 25। ऑप्शन क्या है? खा में 25 है, 5 नहीं है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है, याद रहेगा सबको। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? तो य, र, ल और व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वायु मतलब कि हवा के आधार पे। पार्ट 2 वीडियो में हमने बताया था श्वास वायु के आधार पे। जो बच्चा अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा वर्ण के, वो पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाके देख लो यूट्यूब पे, ठीक है ना। इस वीडियो के लिंक में जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें हम इस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक दे देंगे। जो बच्चा नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पे जाके देखो पहले, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सही होगा। जितना भी क्वेश्चन है ना 100% सही क्वेश्चन बनाओगे। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लो। चलो तो बताओ कि श्वास वायु के आधार पे मतलब कि हवा लेने के आधार पे, ऑक्सीजन लेने के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में श्वास वायु के आधार पर व्यंजन का प्रकार है। अब श्वास वायु के आधार पे कौन कौन प्रकार होता है भाई? अल्पप्राण, महाप्राण। तो यहाँ पे घोष वर्ण, अब दोनों आंसर होता है अल्पप्राण महाप्राण। हमने घा में क्या दिया है? ए एंड बी, तो ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कवर्ग का उच्चारण स्थान का क, ख कहां से आ रहा है? आवाज कहां से आ रहा है? जल्दी बताओ, कमेंट करके लिखो आवाज कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? कंठ होगा। आंसर क्या होगा हमारा? कंठ होगा। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च। अब च बोलने क्रम में हमारा कहाँ? कंठ के थोड़ा ऊपर तालु जो हमारा होता, तल जो हमारा होता, वो थोड़ा सटता। च च सट रहा है, छ ज सट रहा कि नहीं सट रहा? ज च। अब क बोले में सटता है? नहीं सटता। तो तालु, चवर्ग का क्या हो जाएगा? तालु। कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। कंठ क्या हो जाएगा? मूर्धा। कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु और टवर्ग का मूर्धा। याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? है दंत है। त, थ, द, ध, न क्या है? दंत है। याद रहेगा? दंत। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत। याद रहेगा? ट, ठ, ड, ढ, न, इसका उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवर्ग का उच्चारण बोलो तो प, फ, ब कहां सट रहा? ओठ सट रहा कि नहीं सट रहा? ओठ सट रहा ना? प, फ, ब, तो ओष्ठ हो जाएगा। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। याद रहेगा ना? ओष्ठ अर्थात हमारा क्या? ओठ है ना? ओठ जिस पे ओठ लाली लगाते हैं, वही वाला ओठ है ना? चलो आगे। निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है? अब हमने बताया था थ्योरी में कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन शामिल होता था? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। अब बताओ इसमें से कि कौन स्पर्श व्यंजन है भाई? तो इसमें क और ट दोनों स्पर्श व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क और ख दोनों सही है। थोड़ा सा ऑप्शन सेट करने में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क और ख क्या है हमारा? दोनों सही है। लेकिन एग्जाम में आपका ऐसे नहीं होगा, एग्जाम में इस तरह से मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना? एक ही कोई आंसर सही होगा। क और ख ऑप्शन जो दिया गया है हमारा, मतलब क और ट ये दोनों क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन है? ह। निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? ह। इसके अलावा कि ल का उच्चारण स्थान क्या है? य, र, ल है ना? ल का उच्चारण स्थान क्या? ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? दंत। याद रहेगा? ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ल का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है ना? बोल तो ल कहां से आ रहा है? ल दांत कितना छोके, तो आंसर क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, अब देखो अन और अ को क्या कहते हैं? तो अन और अ को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। याद रहेगा? अन और अ को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। हमने पहले ही देखा था उच्चारण स्थान वाला में, है ना? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्लियर है सबको? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चलो अब हम देखते हैं र और री का उच्चारण स्थान क्या है? तो र और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। र और री का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा नहीं, मूर्धा। क्या है? मूर्धा। उच्चारित सही करना है, ठीक है ना? उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गए। 34 क्वेश्चन था। अब बताओ कि 34 क्वेश्चन में
तुम लोग को कितना सही सही तुम लोग बनाया है। अब कमेंट करके सबके बताना कि केकर कितना सही हुआ। कोई के 20 सही हुआ, 25 सही हुआ, 30 सही हुआ। अब बताओ केकर 34 में 34 सही हो गया है ना। सब बताओगे कमेंट करके जल्दी से, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके तुरंत बताओ, तुरंत सोचना ज़्यादा नहीं है, तुरंत कमेंट करो अभी जस्ट कि कितना सही हुआ है। 34 में कौन कितना सही किया, 34 में 34 कौन सही किया है, 20 में 20 सही कौन किया, 25 कौन सही किया। और जिसका ज़्यादा गलत हुआ वो क्या करेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के जाके देखेगा, ठीक है ना। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखो अगर किसी का गलत हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के बाद 34 में 34 सही, मतलब कि 100% सही होवे के गारंटी है। इसलिए जे अभी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के एक बार देखो और उसके बाद फिर से वीडियो के देखो, ठीक है ना। एक बार, 2 बार, 3 बार, जे बार समझ में ना आवे ना उतना बार वीडियो को देखो, ठीक है। चलो तो हम लोग देख चुके हैं जितना जिसका 34 में किसको कितना सही हुआ है कमेंट करके बता देना है। चलो अब हम लोग को क्या करना है, हम कई हर वीडियो में बता रहे तुम लोग को कि जे बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। व्यू आता, व्यू के आधा भी सब्सक्राइबर नहीं है। जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। देखने वाला का संख्या बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब करने वाला का संख्या बड़ी कम, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करोगे तब ना नोटिफिकेशन आवेगा, ठीक है। इसलिए जितना जल्दी चैनल के सब सब्सक्राइब कर दो और जितना भी तुम्हारा क्लास 9th 8th 10th 12th 11th के भाई बहन है, दोस्त है, छोटा भाई है, सबके वीडियो चालू करके दिखाओ। सबके पास वीडियो शेयर करो। व्हाट्सएप पे एकदम व्हाट्सएप पे जाओ, देखो फैमिली में जितना भी लोग है सबके पास शेयर कर दो। फैमिली में जिसके यहाँ 8 9 10 11 12 का बच्चा है ना, कहीं के भी बच्चा है, बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है, CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है, उसके पास वीडियो शेयर करो। उसके बाद कोई भी कमेंट करने के लिए हमने इतना बार बोला कि कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। ऐसे भी कुछ तो ज्ञान मिला, जो ज्ञान मिला कुछ तो सीखा। अब वो जो ज्ञान सीख रहे हो तो वीडियो लाइक करना बनता है ना, कुछ तो नॉलेज मिल रहा है ना, तो वीडियो लाइक कर दो। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन चाहिए ना सबको, नहीं तो सब्सक्राइब कर दोगे। अब वीडियो की नोटिफिकेशन जब नहीं करेगा तो कोई फायदा है नहीं। तो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उस पर दबाओ और सब जाके ऑल पे क्लिक करो, है ना। चलो तो गुड बाय दोस्तों।